नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका डिज़ायर टू लर्न पे। मेरा नाम है अनविश सिसोदिया और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एंड पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि आज़ाद भारत में किस तरह से स्टेट को रीऑर्गेनाइज करा गया था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स के बारे में कि भारत के अंदर किस तरह से स्टेट्स बने एंड यूटीज बनी। फिर हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर 1950 तक किस तरह की टेरिटरीज हुआ करती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जिसमें हम डिफरेंट कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे अलाइड अमेंडिंग एक्ट्स के बारे में, जिसमें हम 2019 तक सारे एक्ट्स देख लेंगे। फिर हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्पॉन्स, अगर न्यू स्टेट कोई अगर डिमांड करता है कि हमें एक नया स्टेट बनाना है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से टैकल करती है, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि सेकंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की ज़रूरत क्यों है। फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि दिल्ली को एक फुल स्टेट का दर्जा मिल जाना चाहिए कि नहीं मिल जाना चाहिए। तो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के तहत दो नए देश बनाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है इंडिया और दूसरा होता है पाकिस्तान। प्रिंसली स्टेट्स जो रहते हैं उनके पास ये ऑप्शन रहता है कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर ले या पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, या तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं इस एक्ट के तहत। और इस टाइम जो ब्रिटेन में पीएम रहते हैं वो कौन रहता है? क्लेमेंट एटली, जो कि किस पार्टी के रहते हैं? लेबर पार्टी के। तो ये थोड़े लिबरल रहते हैं, इसलिए इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल भी जाता है 1947 में और एक्ट पास हो जाता है कहाँ पे? लंदन के अंदर। अब जो भारत के अंदर प्रिंसली स्टेट्स रहते हैं, कितने रहते हैं? 552 प्रिंसली स्टेट्स। उनमें से 549 इंडिया को ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं। ठीक है, और ये काम कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको पता होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुझे याद भी आया, आप मुझे बताइए कि भारत में नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? रिसेंटली अभी हमने मनाया है केवड़िया के अंदर, और एक बहुत दुखद घटना भी हुई है अभी मोरबी के अंदर, गुजरात के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 552 प्रिंसली स्टेट्स भारत को ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं, सिवाय 3 के, और वो कौन कौन से हैं? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये भारत को ज्वाइन करने से मना कर देते हैं। बेसिकली हैदराबाद में इस टाइम रूल कर रहे होते हैं मीर उस्मान अली, मीर उस्मान अली। और हैदराबाद की लोकेशन कुछ इस तरह की रहती है, देखिए, अगर 1 सेकेंड, इस तरह की लोकेशन रहती है और हैदराबाद यहां पे रहता है। अगर हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट होता और इंडिया को ज्वाइन नहीं करता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं कि ये क्या काम करता है? कैंसर इन द बैली ऑफ इंडिया। ये एक तरह से कैंसर का काम करता है। इंडिया के पेट के अंदर एक इंडिपेंडेंट स्टेट होता है, जो कि भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि जो हैदराबाद है वो इंडिया के साथ शामिल हो। इसलिए 13 सितंबर 13 1948 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है ऑपरेशन पोलो। आपको पता होना चाहिए। तो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत के अंदर शामिल कर लिया जाता है मिलिट्री या पुलिस एक्शन से। ठीक है, अब बात करते हैं जूनागढ़ की। तो जूनागढ़ में रूल कर रहे होते हैं वहां के जो नवाब रहते हैं, नवाब मोहम्मद महाबत खान जी। और ये सपोर्ट करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को, इसलिए ज्वाइन करना चाहते थे पाकिस्तान। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है जूनागढ़ के अंदर, वो चाहती थी कि जो जूनागढ़ है वो भारत का हिस्सा बने। इसलिए जूनागढ़ के अंदर रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम का बेसिकली मतलब होता है किसी भी एक टॉपिक पे वोटिंग कराना, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो फेमस है स्विट्जरलैंड के अंदर। तो जूनागढ़ के अंदर रेफरेंडम होता है और 91% पॉपुलेशन बोलती है कि हमें भारत के साथ शामिल होना है, तो इसलिए जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन जाता है। फिर हम बात करते हैं कश्मीर की। तो यहाँ पे रूल कर रहे होते हैं राजा हरि सिंह। पाकिस्तान अपने ट्रूप्स भेजना चालू कर देता है कश्मीर को एनेक्स करने के लिए। इसलिए हरि सिंह हेल्प मांगते हैं इंडिया की कि आप हमें हेल्प करिए। इसलिए इंडिया और कश्मीर के बीच साइन होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बेसिकली एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें डिफरेंट प्रोविजंस दिए गए थे। ये एक डिबेट वाला टॉपिक है दोनों नेशन के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में,
कि ये इंस्ट्रूमेंट और एक्सेशन सही था कि नहीं था, हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना है। तो कश्मीर इंडिया का पार्ट बन जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब राजा हरि सिंह साइन करते हैं इंडिया के साथ, ठीक है। तो जब जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर भारत के अंदर शामिल हो जाते हैं तो भारत की स्थिति कुछ इस तरह की हो जाती है। तो भारत डिवाइडेड था पार्ट ए स्टेट्स में, पार्ट बी स्टेट्स में, पार्ट सी स्टेट्स में और पार्ट डी स्टेट्स में। पार्ट ए स्टेट्स में बेसिकली वो स्टेट्स थे जो डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते थे ब्रिटिशर्स, जैसे कि आसाम हुआ, बिहार हुआ, बॉम्बे हुआ, मध्य भारत हुआ, मद्रास हुआ, उड़ीसा हुआ, पंजाब हुआ, यूनाइटेड प्रोविंस हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ। ये सब क्या है, बिग स्टेट्स हैं, बहुत बड़े स्टेट्स हैं। पार्ट बी स्टेट्स में वो स्टेट्स थे जो कि बेसिकली बिग प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे कि हैदराबाद हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, मध्य भारत हुआ, मैसूर हुआ, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, सौराष्ट्र हुआ, त्रावणकोर कोचीन हुआ और विंध्य प्रदेश हुआ। पार्ट सी स्टेट्स में बेसिकली स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स है, जैसे कि अजमेर है, भोपाल है, बिलासपुर है, कुछ बिहार है, कुर्ग है, दिल्ली है। इसमें एक एक्सेप्शन ये है हिमाचल प्रदेश, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेट था और उसके अंदर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स है। फिर कुछ कच्छ है, मणिपुर है, त्रिपुरा है और पार्ट डी स्टेट के अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। अब मैंने ये मैप यहाँ पे इसलिए डाला है कि अगर वो रियासतें, वो सारे प्रिंसली स्टेट्स भारत के अंदर शामिल नहीं होते तो भारत का नक्शा आज कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने को मिलता, ठीक है। तो एक बहुत ही सराहनीय, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा करा था उस टाइम पे, और उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत ही अच्छे स्टेट्समैन थे, बहुत ही अच्छे पर्सन थे, जिन्होंने ये इतना बड़ा डिफिकल्ट टास्क बहुत ईजी करके भारत की जो सारी रियासतें हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको भारत के अंदर शामिल कर लिया, ठीक है। तो आज आपको भारत का नक्शा कुछ इस तरह देखने को मिलता है, और अगर सारी रियासतें भारत में शामिल नहीं होती तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता, ठीक है। देखिए, जब भारत आज़ाद होता है तो भारत के अंदर लैंग्वेज को लेकर बहुत घमासान होता है। इसलिए जो पर्टिकुलरली सदर्न स्टेट्स हैं वो ये डिमांड उठाते हैं कि भारत के अंदर जो राज्य हैं उनका गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कमीशन को अपॉइंट करती है जिसको हम लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन भी बोलते हैं या फिर धार कमीशन भी बोलते हैं। धार कमीशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके जो चेयरमैन हैं वो रहते हैं एस के धार साहब, ठीक है। तो जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है धार कमीशन को, और दिसंबर 1948 में धार कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है। बेसिकली धार कमीशन का काम ये था कि सरकार को बताए कि भाषा के आधार पर देश के अंदर राज्यों का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो रिकमेंडेशन है वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये कमीशन ये बोलता है कि भाषा के आधार पर भारत के अंदर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल याद रखना इस चीज़ को। धार कमीशन ये बोलता है कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, रादर देन गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए क्या ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद भारत के अंदर बहुत जगह प्रोटेस्ट हो जाते हैं। इवन कांग्रेस के अंदर बहुत सारे जो उसके मेंबर्स हैं वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इसलिए दिसंबर 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक और कमेटी को अपॉइंट करती है जिसको हम जेवीपी कमेटी बोलते हैं। जेवीपी कमेटी क्या है वो हम देखते हैं अभी। तो उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस प्रेसिडेंट पट्टभी सीतारमैया को मिलकर एक कमेटी का गठन किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिसको हम जेवीपी कमेटी या फिर जेवीपी कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है अप्रैल 1949 में, और ये भी ये बोलती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए भारत के अंदर, ठीक है। तो धार कमीशन क्या बोलता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। जेवीपी कमीशन भी यही बोलता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब क्या होता है 1953 में पोटी श्रीरामलू, जिनकी डिमांड रहती है कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ हैं मद्रास के अंदर उनको अलग किया जाए, ठीक है। तो पोटी श्रीरामलू 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे रहते हैं और 56 दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जगह जगह और प्रोटेस्ट बढ़ जाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे बहुत प्रेशर आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि पहला राज्य बना देती है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पर, जिसको हम आंध्र प्रदेश बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भारत के अंदर पहला राज्य कौन सा बनाया गया था भाषा के आधार पर, तो वो है आंध्र प्रदेश।
किसकी डेथ के बाद बनाया गया था? पोटी श्रीरामलू की डेथ के बाद, ठीक है, क्योंकि ये कांग्रेस के बहुत प्रोमिनेंट लीडर भी होते हैं, इसलिए जगह जगह प्रोटेस्ट देखने को सदर्न इंडिया में मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं उन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जो ये बोलते हैं कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होता है तो उसके क्या बेनिफिट्स है। बेसिकली इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं जैसे कि एमपी, अगर मध्य प्रदेश के अंदर सारा एडमिनिस्ट्रेशन बंगाली में होने लगे, फिर पंजाबी में होने लगे, गुजराती में होने लगे, तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ईजीली वर्क नहीं करेगा। तो अगर एक भाषा है और एक ही तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इजीली वर्क करता है, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी होम रूल लीग के बाद, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे होम रूल लीग और डिफरेंट जो सेशंस होते हैं कांग्रेस के, उसमें देखते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ये बोलती है कि भाषा के आधार पर हम राज्यों को बांटेंगे, ठीक है। और जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है वो भी ये सजेस्ट करती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। इससे जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो स्ट्रांग होती है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात में जाएंगे तो आपको गुजराती लोग देखने को मिलेंगे, तो ये क्या एक कल्चरल आइडेंटिटी है। ऐसे पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी, मणिपुर में जाएंगे तो मणिपुरी, फिर बंगाल में जाएंगे तो बंगाली, तो एक कल्चरल आइडेंटिटी स्ट्रांग हो रही है। नेक्स्ट इससे हम मदर लैंग्वेज में एजुकेशन दे सकते हैं जिससे मास लिटरेसी पॉसिबल है, ठीक है, जिसकी बात हम एजुकेशन पॉलिसी में भी अभी कर रहे हैं। तो इससे क्या मास लिटरेसी और मास एजुकेशन बहुत पॉसिबल है, ठीक है। फिर भारतीय संविधान में कभी कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, फिर हम कर सकते हैं। तो ये जो सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं ये बताते हैं कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो हमें ये बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं उन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जो अगेंस्ट थे लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के। बेसिकली ये जो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे वो किसने दिए थे? जेबीपी कमीशन ने और धार कमीशन ने। उन्होंने ये बोला था कि अगर आप भाषा के आधार पर देश को बांट दोगे तो इससे रीजनलिज्म बढ़ेगा और जो देश की नेशनल आइडेंटिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, जो कि अगेंस्ट होगा भारत की यूनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ, ठीक है। अब मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर 90% पॉपुलेशन हिंदी बोल रही है और 10% पॉपुलेशन कोई और लैंग्वेज बोल रही है, तो इन लोग का क्या होगा? क्योंकि भारत का संविधान तो एक लिंग्विस्टिक प्रोटेक्शन देता है भारत के हर व्यक्ति को। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है बेसिकली जेबीपी कमीशन और धार कमीशन के आर्ग्यूमेंट्स है, ये अगर हम ऐसा करते हैं, रीजनलिज्म को बढ़ावा देते हैं, तो वो देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ होगा। और उस टाइम ये फीजेबल भी नहीं था भारत के लिए, बिकॉज अगर एक नया स्टेट बनाना है तो उसके बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स होते हैं, फिर बहुत इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, नई बिल्डिंग्स बनानी पड़ती है, तो उस टाइम भारत के लिए बिल्कुल भी ये फीजेबल नहीं था। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि धार और जेबीपी कमीशन दोनों क्या बोलते हैं कि भाषा के आधार पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन आंध्र प्रदेश जो पहला स्टेट बनता है भाषा के आधार पर, वो किसी कमीशन के कहने पे नहीं बनता है, वो बेसिकली एक मास एजिटेशन के चलते बनता है, प्रोटेस्ट के चलते बनता है। पोटी श्रीरामलू आपको नाम याद होगा। तो जो आंध्र प्रदेश बनता है उसके बाद भारत में कई राज्यों में ये डिमांड उठती है कि हमें भी भाषा के आधार पर अपना एक खुद का स्टेट चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1953 में एक कमीशन अपॉइंट करती है जिसको हम फजल अली कमीशन भी बोलते हैं और फर्स्ट एसआरसी भी बोलते हैं, फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन रहते हैं? फजल अली साहब, इसलिए इसका नाम पड़ता है फजल अली कमीशन। इसमें अन्य 2 मेंबर भी रहते हैं जिनका नाम है KM पनिकर और HN कुंजरू। तीनों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। तो ये कमीशन अपनी रिपोर्ट 1955 में सबमिट करती है सितंबर में, और ये बोल देती है कि भाषा के आधार पर हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जेबीपी में मना करा था, धार में मना कर दिया था और फजल अली में एक्सेप्ट ऑफिशियली कर लिया गया कि भाषा के आधार पर हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन ये कमीशन रिजेक्ट करती है थ्योरी ऑफ 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर एक आंध्र प्रदेश है तो वहीं सब आंध्रा स्पीकिंग पीपल आपको मिलेंगे। आप तेलंगाना जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको आंध्र स्पीकिंग
पीपल मिलेंगे। तो वन लैंग्वेज वन स्टेट की जो थ्योरी है ये कमीशन डिक्लाइन कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। तो फजल अली कमीशन बोलता है कि अगर आपको एक राज्य बनाना है तो आपको 4 फैक्टर्स को कंसिडर करना है। पहला ये कि अगर एक कोई नया राज्य बनता है तो उससे भारत की एकता और अखंडता पे कोई भी असर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी ये बात करता है कि एक लिंग्विस्टिक जो हम भाषा बोलते हैं और जो वहाँ का कल्चर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, एक होमोजिनिटी होनी चाहिए। तीसरा जो फैक्टर है वो है फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन है। मतलब अगर आप एक नया राज्य बनाते हैं तो आपके पास उतने फाइनेंस होना चाहिए, ठीक है। आप किस तरह से उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे और इससे क्या देश का पूरा फायदा होगा कि नहीं होगा, वहाँ पे किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, तो ये आपको आपकी सहूलियत के लिए अगर अच्छा हो तो आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर बात होती है अगर उस राज्य के बनाने से वहाँ के जो नागरिक है उनका भला हो रहा है और कंट्री का एज ए होल भला हो रहा है तो आप एक इजीली राज्य बना सकते हैं। तो ये सब चारों रिकमेंडेशन आपको याद होना चाहिए कि फजल अली कमीशन ने ये 4 रिकमेंडेशन दी थी। फजल अली कमीशन ये भी रिकमेंड करता है कि भारत के अंदर जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन है जिसमें हमने बात करी थी पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट्स और पार्ट डी स्टेट्स, जो मैंने आपको बताए भी थे कि कौन कौन से हैं, तो उसको भारत सरकार को अबॉलिश कर देना चाहिए और भारत के अंदर 60 न्यू स्टेट्स और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज जिसको हम यूटीज भी बोलते हैं वो बनानी चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस प्लान को थोड़ा मॉडिफाई करके एक्सेप्ट कर लेता है और गवर्नमेंट क्या करती है 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बना देती है 1 नवंबर 1956 को। इससे मुझे याद आया, आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है या फिर छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये वो सारे स्टेट्स हैं जो 1 नवंबर 1956 को गठित किए गए। तो स्टेट्स के नाम है यूपी, आसाम, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, राजस्थान, केरला, मैसूर, मद्रास, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बॉम्बे। और जो 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई थी वो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमेंदीवी आइलैंड्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अलाइड अमेंडिंग एक्ट्स के बारे में कि भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से भारत के अंदर स्टेट्स और यूटीज किस तरह से फॉर्म हुए हैं और किस एक्ट के तहत हुए हैं, ठीक है। आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एमसीक्यूज में इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैच द कॉलम के फॉर्म में भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं आपको स्टार मार्क करा दूंगा। तो पहला है हमारा आसाम अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट 1951, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सेकंड है आपका आंध्र स्टेट एक्ट 1953, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसी के तहत पहला स्टेट लैंग्वेज के बेस पे बनाया गया आंध्र प्रदेश और जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज है उसको मद्रास से अलग कर दिया गया, ठीक है। कुर्नूल को आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनाया गया और एक स्टेट हाई कोर्ट बनाया गया गुंटूर में, ठीक है। फिर आता है हमारा हिमाचल प्रदेश एंड बिलासपुर न्यू स्टेट एक्ट 1954, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। और फिर आता है चंद्रनागौर मर्जर एक्ट 1954 जिसमें जो चंद्रनागौर टेरिटरी है जो फ्रांस की टेरिटरी हुआ करती थी उसको वेस्ट बंगाल के साथ मर्ज कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जो कि फर्स्ट एसआरसी के बाद आता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद। तो इसके तहत 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती है इंडिया के अंदर जिनके नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज बिहार एंड वेस्ट बंगाल ट्रांसफर ऑफ टेरिटरीज एक्ट 1956 जिसके तहत बिहार की कुछ टेरिटरीज वेस्ट बंगाल को दे दी जाती है। फिर आता है राजस्थान एंड मध्य प्रदेश एक्ट ऑफ 1959 जिसके तहत राजस्थान की कुछ टेरिटरीज मध्य प्रदेश को दे दी जाती है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश एंड मद्रास एक्ट 1959 जिसके तहत दोनों आंध्र प्रदेश और मद्रास की थोड़ी बाउंड्रीज को बदला जाता है। अब इसमें से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1960 जिसके तहत 2 नए स्टेट बनाए जाते हैं, एक होता है गुजरात और दूसरा होता है महाराष्ट्र, ठीक है। और जो अहमदाबाद है उसको गुजरात की कैपिटल बनाया जाता है। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड टेरिटरीज एक्ट ऑफ 1960, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 जिसमें आसाम से निकलकर नागालैंड को बनाया जाता है। फिर आता है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 और इससे 17th स्टेट बनता है जिसको हम हरियाणा बोलते हैं, ठीक है। तो 15th कौन सा था, गुजरात, 16th बना आपका नागालैंड और 17th आपका बना हरियाणा।
फिर आता है आपका बिहार एंड उत्तर प्रदेश अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट 1968, जिसके तहत बिहार और यूपी की थोड़ी बाउंड्रीज बदली जाती है। फिर आता है आंध्र प्रदेश एंड मैसूर ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी एक्ट 1968, जिसके तहत कुछ जो मैसूर की टेरिटरी है वो आंध्र प्रदेश को दे दी जाती है। फिर आता है आपका मद्रास स्टेट अल्ट्रेशन ऑफ नेम एक्ट, जिसके तहत जो मद्रास का नाम है वो बदलकर तमिलनाडु कर दिया जाता है। फिर आता है आपका आसाम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट 1969, जिसमें जो आसाम है उसमें ही एक सब स्टेट बनाया जाता है जिसको हम मेघालय बोलते हैं। फिर आता है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970, तो जो हिमाचल प्रदेश है वो एक यूनियन टेरिटरी से अब एक स्टेट बना दिया जाता है, और वो कौन सा स्टेट होता है हमारा 18th स्टेट। नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो मणिपुर और त्रिपुरा है ये पहले यूनियन टेरिटरीज रहती हैं, तो इनको पूरा एक कंप्लीट स्टेट बना दिया जाता है। तो 19th स्टेट हमारा होता है मणिपुर और 20th स्टेट होता है हमारा त्रिपुरा, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी मेघालय की, जिसको एक सब स्टेट बनाया गया था आसाम के अंदर, तो उसको भी एक पूरे स्टेट का अब दर्जा मिल जाता है, तो वो हमारा बन जाता है 21st स्टेट, ठीक है। ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। फिर आता है हमारा मैसूर स्टेट अल्ट्रेशन ऑफ नेम एक्ट 1973, जिसमें जो मैसूर है उसका नाम बदलकर कर दिया जाता है कर्नाटका। फिर आता है हमारा लक्षद्वीप मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड्स अल्ट्रेशन ऑफ नेम एक्ट 1973, जिसमें जो लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है और अमनदीवी आइलैंड्स है उनका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट 1979, जिसके तहत हरियाणा और यूपी की बाउंड्रीज में कुछ चेंजेस करे जाते हैं। फिर आता है हमारा स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986, जिसके तहत मिजोरम को यूनियन टेरिटरीज से एक स्टेट बना दिया जाता है और मिजोरम हमारा 23rd स्टेट बनता है। ऐसे ही स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट आता है 1986 में, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश को एक यूटी से स्टेट का दर्जा मिल जाता है और अरुणाचल प्रदेश हमारा 24th स्टेट बनता है। फिर आता है गोवा दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987, जिसके तहत गोवा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिबरेट करा लेती है ऑपरेशन विजय से और गोवा को इंडिया का पार्ट बना लेती है। तो गोवा को एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिल जाता है इस एक्ट के तहत और गोवा हमारा 25th स्टेट बन जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, जिसमें एक नया स्टेट फॉर्म होता है। मध्य प्रदेश को अलग करके एक स्टेट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं छत्तीसगढ़, और ये हमारा 26th स्टेट होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2000, जिसके तहत हम एक नया स्टेट बनाते हैं जिसको हम उत्तरांचल नाम देते हैं। फिर आता है बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2000, जिसमें से हम बिहार में से ही एक नया स्टेट बनाते हैं जिसको हम झारखंड बोलते हैं, और ये बनता है हमारा 28th स्टेट। फिर आता है उत्तरांचल अल्ट्रेशन ऑफ नेम एक्ट 2006, जिसमें हम उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रख देते हैं। ऐसे ही हम पौंडीचेरी अल्ट्रेशन ऑफ नेम एक्ट 2006 लाते हैं संसद के अंदर, और हम पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज उड़ीसा अल्ट्रेशन ऑफ नेम एक्ट 2011, जिसमें हम उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा कर देते हैं। फिर आता है हमारा आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014, जिसमें से हम आंध्र प्रदेश में से एक नया स्टेट बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं तेलंगाना, और ये कौन सा स्टेट बनता है हमारा 29th स्टेट। फिर आता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये लेटेस्ट वाला है, जिसमें हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से 2 न्यू यूटीज बनाते हैं। एक का नाम होता है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एक यूटी का नाम होता है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब बात करते हैं कि जब भी एक नए स्टेट की डिमांड उठती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको किस तरह से हैंडल करती है, किस तरह से टैकल करती है। बेसिकली देखिए, अगर डिमांड पूरी नहीं कर सकती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरह का कंपनसेशन दे देती है ताकि लोगों को बुरा भी ना लगे और गवर्नमेंट को डिमांड पूरी भी ना करनी पड़े। जैसे कि स्पेशल डेवलपमेंट पैकेजेस दे देती है। कुछ सालों पहले बुंदेलखंड को एक नया स्टेट बनाने की मांग उठ रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, बुंदेलखंड को एक स्पेशल पैकेज दे दिया उनके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एक बहुत बैकवर्ड इलाका है और इतना डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं होता है। तो ये क्या करा, एक तरह से कंपनसेशन दे दिया। फिर
ऑटोनोमस काउंसिल्स बना दी हैं गवर्नमेंट ने बहुत सारी, जैसे दार्जिलिंग गोरखालैंड हिल काउंसिल है। ऐसे ही लद्दाख में हुआ करती थी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसमें उसके मेंबर्स होते थे और गवर्नमेंट कुछ पावर्स क्या करती है, ट्रांसफ़र कर देती है इन डेवलपमेंट काउंसिल्स को, ठीक है। फिर गवर्नमेंट बोलती है कि जो आपकी लैंग्वेज है उसको हम एक ऑफिशियल दर्जा दे देंगे 8th शेड्यूल के अंदर। 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेजेस है हमने डिस्कस करी थी पिछले लेक्चर्स में, और आगे भी डिस्कशन होगा इसके बारे में। तो कोंकणी कहाँ बोली जाती है, गोवा के आसपास के इलाकों में, फिर बोडो आसाम के आसपास के इलाकों में, और मैथिली आपकी बिहार में बोली जाती है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको आपकी जो लैंग्वेज है उसको हम एक स्पेशल स्टेटस दे देते हैं 8th शेड्यूल के अंदर, तो आपको एक नया स्टेट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, डेवलपमेंट बोर्ड बना देती है, जैसे आर्टिकल 371 के तहत, जैसे कि विदर्भा में बनाया हुआ है और सौराष्ट्र में बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक तरह का कंपनसेशन है ताकि एक नई स्टेट की डिमांड ना उठे। अब बात करते हैं कि अगर एक नया स्मॉल स्टेट फॉर्म होता है तो उसके क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या नुकसान है। बेसिकली अगर एक नया स्टेट फॉर्म होता है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कन्वीनियंस तरीके से वर्क करता है, बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से वर्क करता है और बहुत इफ़िशिएंट तरीके से वर्क करता है। छोटा स्टेट होता है तो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है गवर्नेंस में, और हमने देखा भी है कि अगर एक छोटा स्मॉल स्टेट है तो कुछ कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ होता है, जैसे कि गोवा और सिक्किम। इन्होंने बहुत अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है और ये स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स बहुत सक्सेसफुल है आज की डेट्स में। लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट भी है, जैसे कि एक स्मॉल स्टेट है तो वो कितना छोटा स्मॉल स्टेट होगा ये कहीं डिफाइन नहीं है। मान लीजिए गोवा है, उसमें से भी डिमांड उठ गई कि एक नॉर्थ गोवा होना चाहिए, एक ईस्ट गोवा होना चाहिए, एक वेस्ट गोवा होना चाहिए और एक साउथ गोवा होना चाहिए। तो ये कहीं डिफाइन नहीं है कि एक स्मॉल स्टेट होगा तो कितना स्मॉल होगा और वहाँ पे किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन फिर वर्क करेगा, ठीक है। स्मॉल स्टेट बनाना बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल के विल के खिलाफ है, जिन्होंने 500 से ज़्यादा रियासतों को भारत के अंदर शामिल करा और भारत को एकजुट रखा। अगर अब हम मान लीजिए 28 स्टेट्स है अभी भारत के अंदर, और वो भी किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर लड़ रहे हैं, कोई रिवर के ऊपर लड़ रहा है, कोई लाइन के ऊपर लड़ रहा है। अगर हम और स्टेट्स बना देते हैं तो ये नंबर बढ़ जाएगा और डिस्प्यूट्स बेसिकली बढ़ जाएंगे। तो ये विल के खिलाफ होगा किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अब ये भी कंफर्म नहीं है, गारंटी नहीं है कि स्मॉल स्टेट बना दिया तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगा ही। फॉर एग्जांपल एक स्मॉल स्टेट है गोवा और एक स्मॉल स्टेट है झारखंड, दोनों में डेवलपमेंट आपको अलग देखने को मिलेगा, तो कोई डेवलपमेंट की गारंटी नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ पे ज़्यादा होगा इसकी कोई एश्योरेंस नहीं है, ठीक है। देखिए अब ये भी एक डिबेट वाला टॉपिक है कि भारत के अंदर सेकेंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और ये गठित कौन करेगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए जब फजल अली कमीशन बना था 1953 में, तो उसके बाद कुछ रिकमेंडेशंस दी थी उसने। अब उसके बाद ये तो है नहीं कि वो फिक्स क्राइटेरिया हो गया कि उसी के बेसिस पे हम स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन करेंगे। बेसिकली ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। कैसे है इवॉल्विंग प्रोसेस, आपने देखा होगा धार और जेबीपी कमीशन ने क्या बोला था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे चल के हमने देखा फजल अली ने क्या बोला कि स्टेट को हम रिऑर्गेनाइज कर सकते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है और ये क्राइटेरिया कोई फिक्स नहीं है। तो हमें सेकंड एसआरसी से एक क्राइटेरिया मिल जाएगा कि हमें किस बेसिस पे रिऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। और हमने देखा है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद जो कुछ स्टेट्स से बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुए हैं और कुछ स्टेट्स डेवलप बिल्कुल भी नहीं हुए। जैसे कि हम बात करते हैं बीमारू स्टेट्स की, ये टर्म आया था 1980s में, बीमारू स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो ये स्टेट्स उस तरह से डेवलप नहीं हुए हैं जिस तरह से आपने गुजरात का डेवलपमेंट देखा होगा, जिस तरह से आपने केरला का डेवलपमेंट देखा होगा। तो कुछ स्टेट्स पीछे रह गए हैं, कुछ स्टेट्स आगे बढ़ गए हैं। 1 सेकेंड। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है जिसके बेसिस पे हम रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ स्टेट की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है,
है ना, और कुछ स्टेट के उतनी ही रह गई है। तो ये भी एक क्राइटेरिया होगा जब हम सेकंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाएंगे, तो किस तरह से स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होगा वो हमें एक अच्छा क्राइटेरिया मिल जाएगा, और कुछ हमको एक मिनिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि इस बेसिस पे हम स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, केवल लैंग्वेज के बेस पे नहीं। और भी जो क्राइटेरियाज होंगे वो डिसाइड कौन करेगा, सेकंड एसआरसी। वो कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है, वो एजुकेशन हो सकता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। तो इसलिए हमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की ज़रूरत है, सेकंड एसआरसी की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस राज्य से क्या डिमांड उठती है स्टेट बनाने की। तो यूपी से उठती है बुंदेलखंड की, फिर उड़ीसा से कौशल, कर्नाटका से कोडागु, महाराष्ट्र से विदर्भा। इसके लिए तो स्पेशल आर्टिकल भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, विदर्भा और सौराष्ट्र के लिए, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 371 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर महाराष्ट्र से कोंकण, गोवा वाला इलाका है बेसिकली, इसको आप कट कर दीजिए, ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। फिर आसाम, बोडोलैंड, राजस्थान से मरु प्रदेश, वेस्ट बंगाल से गोरखालैंड, बिहार से मिथिलांचल और दिल्ली से दिल्ली, मतलब दिल्ली को एक फुल स्टेटहुड का दर्जा मिल जाना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं अब दिल्ली की, कि दिल्ली का क्या स्पेशल केस है। तो दिल्ली ना तो एक फुल फ्लेज यूनियन टेरिटरी है, ना तो एक फुल फ्लेज स्टेट है, ठीक है। तो दिल्ली का आपको जिक्र मिल जाएगा आर्टिकल 239 ए में और आर्टिकल 239 AB के अंदर भारतीय संविधान में। दिल्ली की गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली की विधानसभा सब टॉपिक्स पे लॉ बना सकती है सिवाय इन तीनों के। एक हो गया पब्लिक ऑर्डर, एक हो गया पॉलिसी एंड सिक्योरिटी, और एक हो गया लैंड। तो दिल्ली की गवर्नमेंट इन चीज़ों पे लॉज नहीं बना सकती है, वो कौन करेगा, केंद्र की सरकार, ठीक है। तो केंद्र सरकार इन तीनों पे लॉज बनाएगी। इसलिए आप देखेंगे आए दिन जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है और अरविंद केजरीवाल, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ आपको नोकझोंक देखने को मिल जाएगी और टशनबाजी देखने को मिल जाएगी। तो दिल्ली का बहुत एक स्पेशल सिनेरियो है भारतीय संविधान में। दिल्ली को एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिल जाना चाहिए कि नहीं मिल जाना चाहिए, उसमें जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो ये बोलता है कि अगर ऐसा होता है, दिल्ली को एक स्टेटहुड का दर्जा मिल जाता है, तो क्या हो जाएगा, जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल हो जाएगी। अकाउंटेबल इन द सेंस कि फिर गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि हमारे पास पब्लिक ऑर्डर के राइट्स नहीं है, हमारे पास लैंड के राइट्स नहीं है, ठीक है, हमारे पास पॉलिसी मेकिंग के राइट्स नहीं है। तो गवर्नमेंट अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती किसी भी चीज़ को लेकर। फिर क्या होता है, अभी अगर दिल्ली की गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेती है तो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के साइन की ज़रूरत होती है, तो एक कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम भी, अगर दिल्ली एक पूरा फुल फ्लेज स्टेट बन जाता है तो ये कोऑर्डिनेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। जो आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट में है कि दिल्ली को एक फुल फ्लेज स्टेट नहीं बनाना चाहिए, वो ये है कि दिल्ली को अगर एक फुल फ्लेज स्टेट बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी। आर्टिकल 239 ए में हमें चेंज करना होगा और आर्टिकल 239 AB के अंदर हमें चेंज करना होगा, ठीक है। फिर दिल्ली एक ऐसी टेरिटरी है जहां से पूरा देश गवर्न हो रहा है, तो ऐसी टेरिटरी को स्टेट में बदल देना बिल्कुल भी फीजेबल नहीं होगा, ठीक है। अब दिल्ली को अगर एक स्टेट बनाते हैं तो फाइनेंशियल वायबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि विदाउट सेंट्रल सपोर्ट वो दिल्ली वो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अपने जो सिटीजन्स है उसको नहीं दे पाएगा, ठीक है। और जो टैक्सेस है दिल्ली के अंदर वो हाइप हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली जो दिल्ली है वो मोस्टली अपने आसपास के जो राज्य हैं उन पे डिपेंड करता है पावर एंड वाटर सप्लाई के लिए। तो अगर दिल्ली को फुल फ्लैज स्टेट बना दिया गया तो पावर एंड वाटर सप्लाई के डिस्प्यूट्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो दिल्ली की जो स्टेट बनाने की डिमांड है वो लोगों के द्वारा उठाई गई डिमांड नहीं है, वो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा उठाई गई डिमांड है। जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी बोलती है कि दिल्ली को एक स्टेट बना देना चाहिए, लेकिन आपने बहुत कम लोगों को, दिल्ली के लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि दिल्ली को एक फुल फ्लैज स्टेट बना दिया जाए, ठीक है। और साइज और पॉपुलेशन भी दिल्ली की इतनी बड़ी नहीं है कि उसको कंसिडर करा जाए कि एक स्टेट बना देना चाहिए। जैसे कि बॉम्बे की जो साइज़ है, बॉम्बे की जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली से, कलकत्ता की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है दिल्ली से, ठीक है। कंक्लूजन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज हर इंसान का एक अलग व्यू होता है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे सामने रखें कमेंट बॉक्स में और बताएं कि दिल्ली को एक फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए।
मैं आपके व्यूज़ कमेंट बॉक्स में पढ़ूंगा और उनको कंसिडर करूंगा, ठीक है। आप कंक्लूजन अपना खुद बनाइए है कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली को एक फुल फ्लैज स्टेट बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, ठीक है। अब जाने से पहले मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसका भी आंसर दीजिएगा कि दिल्ली को एक स्टेट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वर्ड भारत की प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है इक्वालिटी, लिबर्टी, सैंक्टिटी और जस्टिस। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वो उसका भी आंसर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली को एक फुल फ्लैज स्टेट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।